स्वागत है मित्रों, आप सभी का विजय सिंह स्टडी ग्रुप चैनल पर। मैं विजय सिंह और फ्रेंड्स लक्ष्मीकांत की पॉलिटी सीरीज अपनी चल रही थी और पिछले लेक्चर में हमने कंप्लीट किया था ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का चैप्टर। और आज हम फ्रेंड्स स्टार्ट करने जा रहे हैं लक्ष्मीकांत पॉलिटी बुक का दूसरा चैप्टर, संविधान का निर्माण। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और पास के नोटिफिकेशन बेल के ऑल के बटन पर क्लिक करें ताकि मैं जैसे ही आपको कोई वीडियो भेजूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के निर्माण की अपन बात करें तो देखिए, संविधान सभा की सबसे पहले बात की जाती है भारतीय संविधान के निर्माण में, क्योंकि भारतीय संविधान सभा ने ही भारत का संविधान बनाया था। तो उसी के तहत अपन बात करें तो देखिए, कह रहा है कि भारत में संविधान सभा के गठन का विचार सबसे पहले 1934 में एम.एन. राय ने रखा। यानी कि भारत में सबसे पहले संविधान सभा का गठन का विचार किसने रखा, तो वो थे एम.एन. राय। एम.एन. राय भारत में वामपंथी आंदोलन के प्रखर नेता थे। ये कह रहा है कि एम.एन. राय जो थे, यानी कि लेफ्टिस्ट जो मूवमेंट थे उसी के जो नेता थे एम.एन. राय। 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भारत के संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की। ये कह रहा है कि 1935 में फिर कांग्रेस ने भी मांग करना शुरू कर दिया कि संविधान के निर्माण के लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए। फिर कह रहा है कि 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की कि स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा। यानी कि अगर है कि 1938 में फिर जवाहरलाल नेहरू ने यह घोषणा कर दी कि जो संविधान सभा का निर्माण होगा उसका निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर एक चुनी गई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा। संविधान का निर्माण जो होगा वो एक वयस्क मताधिकार के आधार पर एक संविधान सभा होगी चुनी हुई, उसी के द्वारा संविधान का निर्माण भारत में किया जाएगा। फिर कह रहा है कि सन 1942 में 1942 में ब्रिटिश सरकार के कैबिनेट मंत्री सर स्टेफर्ड क्रिप्स ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य एक स्वतंत्र संविधान के निर्माण के लिए ब्रिटिश सरकार के एक प्रारूप के प्रस्ताव के साथ भारत आए। ये कह रहा है कि 1942 में जब क्रिप्स मिशन आया तो उसी की बात कर रहा है कि 1942 में भारत में क्रिप्स मिशन आया था जिसने कि संविधान के निर्माण के लिए एक प्रस्ताव भी भारत में रखा। फिर कह रहा है कि क्रिप्स प्रस्ताव को मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया और मुस्लिम लीग की मांग की थी। मुस्लिम लीग ने यह मांग की कि भारत को 2 स्वायत्त हिस्सों में बांट दिया जाना चाहिए। यानी कि जब क्रिप्स मिशन आया और उसने जो प्रस्ताव पारित किया तो उसको मुस्लिम लीग ने जो है अस्वीकार कर दिया। यानी कि उसने उस प्रस्ताव को मुस्लिम लीग ने नहीं माना, क्योंकि मुस्लिम लीग ने यह मांग की कि भारत जो है 2 स्वायत्त हिस्सों में बांट दिया जाना चाहिए जिसके कि अलग अलग संविधान सभाएँ होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, संविधान के जो सभा है, संविधान का निर्माण करने के लिए जो सभा गठित की गई उसी की बात कर रहा है कि कैबिनेट मिशन योजना द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों के तहत नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। यानी कि ये कह रहा है कि कैबिनेट मिशन योजना 1946 में आई और उसी के प्रस्ताव के तहत जो है भारत में संविधान सभा का गठन किया गया था। और उसकी विशेषताओं की बात कर रहा है कि कैबिनेट मिशन योजना में क्या क्या विशेषताएं थी। तो ये कह रहा है कि संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 होनी थी। यानी कि संविधान सभा के जो जितने भी सदस्य होंगे वो कितने होंगे, 389 संविधान सभा में सदस्य होंगे। इनमें 296 सीटें ब्रिटिश भारत के लिए होंगी और 93 सीटें देसी रियासतों के लिए आवंटित होगी। यानी कि 389 सीट में से 296 सीटें तो भारत के लिए होंगी और 93 सीटें देसी रियासतों को आवंटित की जाएगी। जिसमें कह रहा है कि 296 जो सीटें होंगी उनमें से 292 सीटों का चयन तो 11 गवर्नर के प्रांतों के माध्यम से होगा और 4 जो सीटें होंगी उनका निर्माण उनका जो है चयन मुख्य आयुक्त के प्रांतों के माध्यम से किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट कह रहा है कि हर प्रांत व देसी रियासतों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें आवंटित की जाएगी। यानी कि ये कह रहा है कि प्रत्येक प्रांत और जो देसी रियासत होगी उसको सीटें कैसे आवंटित की जाएगी, तो जनसंख्या जितनी भी वहाँ की होगी उसी के अनुपात में वहाँ पे सीटें आवंटित की जाएगी। यानी कि मोटे तौर पर यह कह रहा है कि एक सीट जो है वो 10 लाख लोगों पर आवंटित की जाएगी। यानी 10 लाख लोगों पर एक सीट जो है संविधान सभा में आवंटित की जाएगी। नेक्स्ट कह रहा है कि प्रत्येक ब्रिटिश प्रांत को आवंटित की गई सीटों का निर्धारण 3 प्रमुख समुदायों के बीच उनकी जनसंख्या के अनुपात में किया जाना था। ये 3 समुदाय थे मुस्लिम, सिख व सामान्य। यानी कि ये कह रहा है कि जो ब्रिटिश प्रांत में को जो आवंटित सीटें की जाएगी उनमें जो है 3 समुदाय
ही होंगे। कौन कौन से? पहला होगा मुस्लिम, दूसरा होगा सिख और तीसरा होगा सामान्य, यानी मुस्लिम और सिख को छोड़कर जितने भी लोग होंगे वो तीसरे समुदाय में शामिल होंगे। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट कह रहा है कि प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधियों का चुनाव प्रांतीय असेंबली में उस समुदाय के सदस्यों द्वारा किया जाना था और एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से समानुपातिक प्रतिनिधित्व तरीके से मतदान किया जाना था। यानी कि फ्रेंड्स ये कह रहा है कि संविधान सभा जो गठित होगी उसमें प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधियों का चुनाव कौन करेगा? तो उसी समुदाय के जो सदस्य होंगे वो उस समुदाय के प्रतिनिधियों का चुनाव करेंगे, यानी कि एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से समानुपातिक प्रतिनिधित्व तरीके से मतदान होगा। तो फ्रेंड्स समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की अपन बात करें तो देखिए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो भी समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के माध्यम से ही होता है, जिसमें कि विधायकों के मतों का मूल्य निकाला जाता है और लोकसभा और राज्यसभा के सांसद जो होते हैं उनका मताधिकार, उनके जो मताधिकारों का मूल्य है वो निकाला जाता है। उसी के तहत जो है संविधान सभा में एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली थी, यानी कि उसी प्रकार से यही प्रणाली समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली थी। फिर नेक्स्ट कह रहा है कि देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन रियासतों के प्रमुखों द्वारा किया जाना था, यानी कि देशी रियासत के प्रतिनिधियों का चयन कौन करेगा? तो वो रियासतों के जो प्रमुख होंगे वो उनका चयन करेंगे। अतः स्पष्ट था कि संविधान सभा द्वारा आंशिक रूप से चुनी हुई और आंशिक रूप से नामांकित निकाय थी, यानी कि ये कह रहा है कि संविधान सभा जो थी वो थोड़ी बहुत तो चुनी हुई निकाय थी और थोड़ी बहुत नामांकित। क्यों? क्योंकि कुछ सदस्य तो उसके चुने गए थे और कुछ जो थे वो उसके मनोनीत किए गए थे। इसके अलावा सदस्यों का चयन अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय व्यवस्थापिका के सदस्यों द्वारा किया जाना था, जिनका चुनाव एक सीमित मताधिकार के आधार पर किया जाना था। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट कह रहा है कि संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई अगस्त 1946 में हुआ और इस चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73 और छोटे समूह और स्वतंत्र सदस्यों को 15 सीटें मिली। यानी कि ये कह रहा है कि जब संविधान सभा के लिए चुनाव हुआ 1946 में तो 208 सीटें तो कांग्रेस को मिली, 73 सीट मुस्लिम लीग को मिली और छोटे जो समूह और स्वतंत्र सदस्य जो थे उनको 15 सीटें उनमें मिली। और देशी रियासतें जो थी उन्होंने तो अपने आप को संविधान सभा से अलग रखने का निर्णय ले लिया, जिसके कारण 93 सीटें नहीं भरी। यद्यपि संविधान सभा का चुनाव भारत के वयस्क मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं हुआ, लेकिन इसके प्रत्येक समुदाय हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, एंग्लो इंडियन यानी आंग्ल भारतीय, भारतीय ईसाई, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों को जगह मिली। इनमें महिलाएं भी शामिल थी। महात्मा गांधी की अपवाद को छोड़ दें तो सभा में उस समय भारत की सभी बड़ी हस्तियां शामिल थी। यानी कि यह कह रहा है कि संविधान सभा जो थी वो वयस्क मतदाताओं के माध्यम से चुनी हुई नहीं थी, लेकिन फिर भी जो है संविधान सभा में जो है सभी जो समुदाय हैं उसके जो प्रतिनिधि उसमें शामिल थे, उसकी बात कर रहा है। लेकिन ये कह रहा है कि महात्मा गांधी उसमें शामिल नहीं थे। इसके अलावा जितनी भी बड़ी हस्तियां उस समय थी, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो या के.एम. मुंशी हो, तो वो उसमें शामिल थे। तो फ्रेंड्स संविधान सभा की कार्यप्रणाली की अपन बात कर रहे हैं तो ये कह रहा है कि संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। ये कह रहा है कि संविधान सभा की पहले बैठक कब हुई? तो वो हुई 9 दिसंबर 1946 को। तो फ्रेंड्स यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो उसका आंसर होगा 9 दिसंबर 1946। फिर कह रहा है कि मुस्लिम लीग ने बैठक का बहिष्कार किया और अलग पाकिस्तान की मांग पर बल दिया, यानी कि संविधान सभा में मुस्लिम लीग शामिल नहीं हुई। और फ्रांस की तरह इस सभा के वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो फ्रेंड्स यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन जो है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे? तो उसका आंसर होगा सच्चिदानंद सिन्हा। और फ्रेंड्स नेक्स्ट कह रहा है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए और उसी प्रकार डॉक्टर H.C. मुखर्जी तथा V.T. कृष्णामाचारी सभा के उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए। दूसरे शब्दों में संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष थे। यानी कि यह कह रहा है कि संविधान सभा के अध्यक्ष तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया गया, लेकिन 2 उपाध्यक्ष भी संविधान सभा के थे, जिनमें एक थे H.C. मुखर्जी और दूसरे थे V.T. कृष्णामाचारी। और फ्रेंड्स नेक्स्ट कह रहा है कि उद्देश्य प्रस्ताव, यानी कि जो जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा था 1946 में, उसी की बात कर रहा है कि कह रहा है कि 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू ने सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया।
इसमें संवैधानिक संरचना की ढांचे और दर्शन की झलक थी। यानी कि 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जो है उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। और उद्देश्य प्रस्ताव क्या था कि भारत की संवैधानिक संरचना कैसी होगी, उसका ढांचा कैसा होगा, उसी के उसमें प्रावधान थे उद्देश्य प्रस्ताव में। और उद्देश्य प्रस्ताव की अपन फ्रेंड्स प्रावधान की बात करें तो पहला मुख्य प्रावधान है कि संविधान सभा भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित करती है तथा अपने भविष्य के प्रशासन को चलाने के लिए एक संविधान के निर्माण की घोषणा करती है। यानी कि उद्देश्य प्रस्ताव जो है नेहरू जी ने पेश कर दिया और उसी में नेहरू जी ने कहा कि जो संविधान सभा गठित होगी वो भारत की एक स्वतंत्र और संप्रभु गणराज्य होगी और जो है भविष्य के प्रशासन को चलाने के लिए संविधान का निर्माण भी वो संविधान सभा करेगी। नेक्स्ट कह रहा है कि ब्रिटिश भारत में शामिल सभी क्षेत्र या भारतीय राज्यों में शामिल सभी क्षेत्र या भारत से बाहर के इस प्रकार के सभी क्षेत्र तथा वे अन्य क्षेत्र जो इसमें शामिल होना चाहेंगे भारतीय संघ का हिस्सा होंगे। यानी कि ये कह रहा है कि जो संविधान सभा गठित होगी उसी की बात कर रहा है कि ब्रिटिश भारत में क्षेत्र कौन कौन से होंगे, तो उसके लिए कह रहा है कि भारतीय राज्य में शामिल क्षेत्र या भारत के बाहर के कोई ऐसी क्षेत्र जो उसमें शामिल होना चाहें वो भारतीय संघ का हिस्सा होंगे। नेक्स्ट कह रहा है कि उक्त वर्णित सभी क्षेत्र, यानी कि इन क्षेत्रों की बात कर रहा है, उक्त वर्णित सभी क्षेत्र तथा उनकी सीमाओं का निर्धारण संविधान सभा द्वारा किया जाएगा तथा इसके लिए उपरांत के नियमों के अनुसार यदि वे चाहेंगे तो उनकी शक्तियाँ उनमें निहित रहेंगी तथा प्रशासन के संचालन के लिए वे शक्तियाँ केवल उनको छोड़कर जो संघ में निहित होंगी इन राज्यों को प्राप्त होंगी। यानी कि ये कह रहा है कि ये जो ऊपर वाले जो जितने भी क्षेत्र हैं उनकी सीमाओं का निर्धारण कौन करेगा, तो उनकी सीमाओं का निर्धारण करेगी संविधान सभा और उनकी अवशिष्ट शक्तियाँ जो है उनमें ही निहित रहेंगी या अगर वे किसी को शक्तियाँ देना चाहें तो वो शक्तियाँ संघ में निहित होगी या इन राज्यों को प्राप्त होगी। नेक्स्ट कह रहा है कि फ्रेंड्स संप्रभु स्वतंत्र भारत की सभी शक्तियां एवं प्राधिकार इसके अभिन्न अंग तथा सरकार के अंग सभी का स्रोत भारत की जनता होगी। यानी कि ये कह रहा है कि जो है भारत की सभी शक्तियां कहाँ से मिलेंगी और सरकार के अंग जो होंगे वो सभी भारत की जनता होंगी, यानी भारत की जनता से ही सभी शक्तियाँ सरकार को प्राप्त होंगी। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत के सभी लोगों के लिए न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्वतंत्रता एवं सुरक्षा, अवसर की क्षमता, विधि के समक्ष क्षमता, विचार एवं अभिव्यक्ति, विश्वास, भ्रमण, संगठन बनाने आदि की स्वतंत्रता तथा लोक नैतिकता की स्थापना सुनिश्चित की जाएगी। यानी कि उद्देश्य प्रस्ताव में नेक्स्ट प्रावधान की बात कर रहा है कि सभी लोगों को सामाजिक, आर्थिक, न्याय और राजनीतिक स्वतंत्रता एवं सुरक्षा मिलेगी। अवसर की क्षमता भी या विधि के समक्ष क्षमता की बात करें या विचार और अभिव्यक्ति की बात करें तो इन सभी की बात जो है उद्देश्य प्रस्ताव में की गई थी। इन सभी की सुनिश्चितता लोगों को की जाएगी। नेक्स्ट कह रहा है कि अल्पसंख्यक, पिछड़े वर्ग और जनजातीय क्षेत्र के लोगों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जाएगी। यानी कि कह रहा है कि अल्पसंख्यक हो, चाहे पिछड़े वर्गों की बात हो या जनजातीय क्षेत्र के लोगों हो, सभी को जो है एक पर्याप्त सुरक्षा मिलेगी। फिर नेक्स्ट कह रहा है कि संघ की एकता को अक्षुण्ण बनाए रखा जाएगा तथा इसके भू क्षेत्र, समुद्र एवं वायु क्षेत्र को सभ्य देश के न्याय एवं विधि के अनुरूप सुरक्षा प्रदान की जाएगी। यानी कि अगर कि भारत की जो एकता होगी उसको अक्षुण्ण बनाए रखा जाएगा और जिसके लिए क्या किया जाएगा कि भू क्षेत्र हो या समुद्र क्षेत्र हो या वायु क्षेत्र को सभ्य देश के न्याय और विधि के अनुरूप सभी को जो है सुरक्षा प्राप्त होगी। इस प्रकार प्राचीन भूमि को विश्व में उसका अधिकार एवं उचित स्थान दिलाया जाएगा तथा विश्व शांति एवं मानव कल्याण को बढ़ावा देने के निमित्त उसके योगदान को सुनिश्चित किया जाएगा। तो फ्रेंड इसे कह रहा है कि भारत की जो संस्कृति है, यानी भारत की जो सनातन संस्कृति है यानी प्राचीन भूमि है, उसी की बात कर रहा है कि भारत की प्राचीन भूमि को विश्व में अधिकार और उचित स्थान दिलाया जाएगा और इसके लिए विश्व शांति और मानव कल्याण को बढ़ावा भी दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट कह रहा है कि इस प्रस्ताव को जो है 22 जनवरी सन 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया और इसने संविधान के स्वरूप को काफ़ी हद तक प्रभावित किया। इसके परिणाम परिवर्तित रूप से संविधान की प्रस्तावना बनी। यानी कि कह रहा है कि जो 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी ने ऐतिहासिक प्रस्ताव, उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, उसको जो है 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया। और फ्रेंड्स नेक्स्ट कह रहा है कि स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा परिवर्तन। ये कह रहा है कि जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 आया उसने क्या क्या परिवर्तन किए। तो कह रहा है कि 3 जून 1947 को भारत के बंटवारे के लिए पेश की गई माउंटबेटन योजना को स्वीकार करने के बाद
अन्य देशी रियासतों के ज़्यादातर प्रतिनिधियों ने सभा में अपनी सीटें ग्रहण कर ली। भारतीय हिस्से की मुस्लिम लीग के सदस्य भी सभा में शामिल हो गए। यानी कि ये कह रहा है कि जब 3 जून घोषणा यानी कि माउंटबेटन योजना जो आई, उसको जो है स्वीकार कर लिया, और स्वीकार करने के बाद जो है देशी रियासतें भी संविधान सभा में शामिल हो गई, और मुस्लिम लीग के जो सदस्य थे वो भी संविधान सभा में शामिल हो गए। यानी कि पहले तो मुस्लिम लीग ने सभा को अस्वीकार कर दिया था, लेकिन बाद में मुस्लिम लीग उसमें शामिल हो गई। तो फ्रेंड्स, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने सभा की स्थिति में 3 परिवर्तन किए। तो ये कह रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने संविधान सभा में 3 परिवर्तन किए। कौन कौन सा? तो पहला कह रहा है कि सभा को पूरी तरह संप्रभु निकाय बनाया गया, जो स्वेच्छा से कोई भी संविधान बना सकती थी। ये कह रहा है कि जो संविधान सभा थी वो स्वतंत्र संप्रभु निकाय थी। देखिए, संप्रभु का अर्थ होता है कि कोई भी व्यक्ति हो या कोई भी संस्था हो, वो किसी भी बाहरी या आंतरिक हस्तक्षेप के स्वतंत्र रूप से निर्णय लेगी। यानी कि अगर उसको कोई भी निर्णय लेना होगा तो वो अपने आप से स्वतंत्र रूप से निर्णय लेगी। उस पर किसी भी देश का या किसी भी अन्य एंटिटी का उस पर कोई भी दबाव नहीं होगा। इसका अर्थ होता है संप्रभुता। फिर दिख रहा है कि इस अधिनियम ने सभा को ब्रिटिश संसद द्वारा भारत के संबंध में बनाए गए किसी भी कानून को समाप्त करने और बदलने का अधिकार दे दिया। यानी कि यह कह रहा है कि जो संविधान सभा गठित होगी वो किसी भी कानून को समाप्त कर सकेगी और किसी भी कानून को बदल भी सकेगी। फिर नेक्स्ट कह रहा है कि संविधान सभा एक विधायिका भी बन गई। यानी कि संविधान सभा एक विधायिका भी बन गई। क्यों? क्योंकि उसने 2 काम करने शुरू कर दिए। पहला तो था कि एक तो भारत का संविधान बनाना, और दूसरा था आम कानून लागू करना। यानी कि यह कह रहा है कि जो संविधान सभा थी वो 2 काम करती थी। एक तो उसका काम था संविधान बनाने का काम, और दूसरा था कानून बनाने का काम। इस प्रकार जब भी सभा की ये कह रहा है कि इस प्रकार संविधान सभा भारत की पहली संसद बनी। यानी कि ये कह रहा है कि स्वतंत्र भारत की पहली संसद की अगर अपन बात करें तो वो होगी संविधान सभा। फिर कह रहा है कि जब भी संविधान सभा की बैठक संविधान सभा के रूप में होती जब भी सभा की बैठक संविधान सभा के रूप में होती तो इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते, और जब बैठक बतौर विधायिका होती तो इसकी अध्यक्षता जीवी मावलंकर करते। यानी कि ये कह रहा है कि जब अगर बैठक संविधान सभा के रूप में होगी तो उसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करेंगे। और अगर उसकी बैठक विधायिका के रूप में होगी तो उसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? जीवी मावलंकर। और फ्रेंड्स, जीवी मावलंकर जो थे लोकसभा के भारत की जो लोकसभा गठित हुई थी उसके पहले अध्यक्ष जो थे जीवी मावलंकर ही थे। फ्रेंड्स, जीवी मावलंकर का पूरा नाम था गणेश वासुदेव मावलंकर। और फ्रेंड्स, नेक्स्ट है संविधान सभा 26 नवंबर 1949 तक इन दोनों रूपों में कार्य करती रही। इस समय तक संविधान निर्माण का कार्य पूरा हो चुका था। यानी कि ये कह रहा है कि 26 नवंबर 1949 तक संविधान सभा 2 रूपों में कार्य करती रही, एक तो कानून बनाने के रूप में और एक दूसरा संविधान बनाने के रूप में। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट कह रहा है कि संविधान सभा ने अन्य कार्य भी किए। तो कौन कौन से कार्य किए उसी की बात कर रहा है कि संविधान सभा ने 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया। यानी कि संविधान सभा ने जो है 1949 में राष्ट्रमंडल ब्रिटिश जो राष्ट्रमंडल है उसमें शामिल होने की सदस्यता का सत्यापन भी संविधान सभा ने 1949 में कर दिया। फिर कह रहा है कि 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। यानी कि संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपनाया। 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रगीत को अपनाया। और फ्रेंड्स, 24 जनवरी 1950 को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। यानी कि ये कह रहा है कि 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। और फ्रेंड्स, नेक्स्ट कह रहा है कि 2 साल 11 माह और 18 दिनों में संविधान सभा की कुल 11 बैठकें हुई। यानी कि ये कह रहा है कि 2 साल 11 माह और 18 दिनों में संविधान सभा की 11 बैठकें हुई थी, और 60 देशों का संविधान का अवलोकन उन्होंने किया, और 114 दिनों तक प्रारूप पर विचार करने के बाद 64 लाख रुपए का खर्च आया था संविधान को बनाने में। तो फ्रेंड्स, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। अगर आपसे पूछ ले कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई तो उसका आंसर होगा 24 जनवरी 1950। तो फ्रेंड्स, इसके बाद सभा ने 26 जनवरी 1950 से 51-52 में हुए आम चुनाव के बाद तक बनने वाली नई संसद के निर्माण तक भारत की अंतरिम संसद के रूप में काम किया। ये कह रहा है कि जब तक भारत का पहला चुनाव नहीं हुआ आज़ादी के बाद 1951-52 में, तब तक संविधान सभा ने जो है एक भारत की अंतरिम संसद यानी इंटरिम संसद के रूप में जो है कार्य किया। और फ्रेंड्स, संविधान सभा की जो कुछ समितियों की बात कर रहा है, तो मुख्य समितियों की अपन बात करें तो पहली है संघ शक्ति समिति, उसके अध्यक्ष है डॉक्टर
उसके अध्यक्ष है जवाहरलाल नेहरू। दूसरे हैं संघीय संविधान समिति, उसके अध्यक्ष भी जवाहरलाल नेहरू है। तीसरी है प्रांतीय संविधान समिति, तो उसके अध्यक्ष है सरदार पटेल। चौथी अगर बात करें तो प्रारूप समिति है, तो उसके अध्यक्ष है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, इसका तो आपको पता ही होगा। और पांचवी है मौलिक अधिकार या अल्पसंख्यक एवं जनजाति या बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति, तो उसके अध्यक्ष है सरदार पटेल। और फ्रेंड्स इसकी कुछ उप समितियाँ भी थी, तो ये इसकी कुछ उप समितियाँ हैं। इसके अलावा छठवीं अपन बात करें तो प्रक्रिया नियम समिति जो है उसके अध्यक्ष है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सातवीं है राज्यों के लिए समिति, तो उसके अध्यक्ष भी जवाहरलाल नेहरू हैं। और आठवीं संचालन समिति की अपन बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उसके अध्यक्ष थे। तो फ्रेंड्स ये थी कुछ भारतीय संविधान सभा की प्रमुख समितियाँ, बड़ी समितियाँ। और फ्रेंड्स कुछ छोटी समितियाँ भी हैं जो कि ये निम्न हैं, आप इन्हें देख सकते हैं। और फ्रेंड्स सबसे मुख्य समिति तो अगर अपन बात करें तो वह है प्रारूप समिति। तो फ्रेंड्स संविधान सभा की प्रारूप समिति की अपन बात करें तो पहला है कि संविधान सभा की सभी समितियों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। मैंने बताया आपको इस संविधान सभा की सबसे महत्वपूर्ण समिति कौन थी, वो ही प्रारूप समिति, जिसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ। यह समिति जिसे एक नए संविधान का प्रारूप तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई, इसमें 7 सदस्य थे। यानी कि संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन हुआ 29 अगस्त 1947 को, और इसमें 7 सदस्य थे। तो उसमें कौन कौन से सदस्य थे, तो वो उसी की बात कर रहा है। तो एक कि फ्रेंड्स पहले सदस्य हैं डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। दूसरे हैं B.R. अम्बेडकर, उसके अध्यक्ष थे। दूसरे हैं N. गोपाल स्वामी अयंगर। तीसरे हैं अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। चौथे हैं डॉक्टर K.M. मुंशी। पाँचवें हैं सैयद मोहम्मद सादुल्ला। छठवें हैं N. माधवन राव, जिन्होंने कि B.L. मित्र की जगह ली, जिन्होंने स्वास्थ्य कारणों से त्यागपत्र दे दिया। यानी कि B.L. मित्र ने स्वास्थ्य कारणों से संविधान सभा की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया था, और उसी के स्थान पर फिर N. माधवराव जो है उन्होंने स्थान ग्रहण किया। फिर नेक्स्ट है T.T. कृष्णामाचारी, जिन्होंने D.P. खेतान की मृत्यु के बाद जगह ली। यानी कि 1948 में D.P. खेतान की मृत्यु हो गई, और उसकी मृत्यु के बाद फिर T.T. कृष्णामाचारी ने उनका स्थान ले लिया। तो फ्रेंड्स ये थे प्रारूप समिति, और उसके जो 7 सदस्य थे उनके नाम। और फ्रेंड्स नेक्स्ट कह रहा है कि भारत के संविधान का पहला प्रारूप समिति ने तैयार किया, उसे 1948 में प्रकाशित किया, और उस पर चर्चा करने के लिए संशोधन का प्रस्ताव देने के लिए 8 माह का समय दिया गया। लोगों की शिकायतों को आलोचना और सुझावों के परिप्रेक्ष्य में प्रारूप समिति ने दूसरा प्रारूप तैयार किया और 1948 में प्रकाशित किया। यानी कि ये कह रहा है कि जब संविधान का निर्माण करने की प्रारूप समिति गठित की गई, तो उसने जो है संविधान सभा की प्रारूप समिति ने एक प्रारूप तैयार किया और उसे 1948 में प्रकाशित भी कर दिया, और उस पर जो है चर्चा करने या उस पर कुछ संशोधनों के लिए 8 माह का लोगों को समय दिया। लोगों को जब शिकायतें आई, आलोचनाएं आई, तो फिर प्रारूप समिति ने दूसरा प्रारूप तैयार किया और फिर उसको 1948 में प्रकाशित किया। और फ्रेंड्स नेक्स्ट अपन बात करें तो एक रहा कि सभा में कुल 299 सदस्यों में से उस दिन केवल 284 सदस्य उपस्थित थे जिन्होंने संविधान पर हस्ताक्षर किया। यानी कि संविधान जब बना तो 284 सदस्यों ने ही संविधान पर हस्ताक्षर किया था, और संविधान की प्रस्तावना में 26 नवंबर 1949 का उल्लेख उस दिन के रूप में किया गया जिस दिन भारत के लोगों ने सभा में संविधान को अपनाया, लागू किया, वह स्वयं को संविधान सभा। यानी कि भारत की जो संविधान की प्रस्तावना है उसको अगर आपने पढ़ा हो तो उसमें लिखा गया है कि 26 नवंबर 1949 को हम भारत के संविधान को अधिनियमित, अंगीकृत और आत्मार्पित करते हैं। तो उसी की बात कर रहा है कि जो संविधान की प्रस्तावना है उसमें जो डेट दी गई है उस दिन को भारत के लोगों ने सभा में संविधान को अपनाया था और लागू भी किया था। फिर कह रहा है कि 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में प्रस्तावना 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। यानी कि जब भारत का संविधान अपनाया गया तो उसमें एक तो प्रस्तावना थी, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ थी। फ्रेंड्स आज की अपन बात करें तो आज 12 अनुसूचियाँ हैं और अनुच्छेद तो बहुत से हो गए हैं, और प्रस्तावना तो अभी भी शामिल है जिसमें कि अभी तक केवल एक बार संशोधन किया गया है, वो भी 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत प्रस्तावना में केवल एक बार अभी तक संशोधन किया गया है जिसमें कि 3 शब्द भी जोड़े गए थे। तो फ्रेंड्स फिर कह रहा है कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को भारत के संविधान के पिता के रूप में भी पहचाना जाता है। यानी कि डॉक्टर अम्बेडकर की बात कर रहा है कि उसको आधुनिक मन भी कहा जाता है और भारत के संविधान का पिता भी उनको कहा जाता है।
फिर नेक्स्ट कह रहा है कि फ्रेंड्स, संविधान के शेष प्रावधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुए। इस दिन को संविधान की शुरुआत के दिन के रूप में भी देखा जाता है और इसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी कि ये कह रहा है कुछ प्रावधान तो जो है जब संविधान लागू हुआ तो लागू हो गए उसके कुछ प्रावधान, लेकिन कुछ प्रावधान जो थे वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुए। फिर कह रहा है कि 26 जनवरी का दिन की बात कर रहा है कि इस दिन को संविधान की शुरुआत के रूप में इसलिए चुना गया क्योंकि इसका एक अपना ऐतिहासिक महत्व है। इसी दिन 1930 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में पारित किए गए संकल्प के आधार पर पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। यानी कि ये कह रहा है कि 26 जनवरी का दिन ही क्यों लिया गया भारतीय संविधान को लागू करने के लिए, क्योंकि जब लाहौर अधिवेशन जो हुआ राष्ट्रीय कांग्रेस का दिसंबर 1929 में, तो 26 जनवरी को ही संकल्प के आधार पर पूर्ण स्वराज का लक्ष्य जो है लाहौर अधिवेशन के तहत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने निश्चित किया था। फिर कह रहा है कि संविधान की शुरुआत के साथ ही भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारत शासन अधिनियम सन 1935 को समाप्त कर दिया गया। हालांकि एबोलिशन ऑफ प्रिवी काउंसिल जुरिडिक्शन एक्ट 1949 लागू रहा। ये कह रहा है कि जब भारत का संविधान लागू हो गया तो फिर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और सन 1935 का अधिनियम दोनों समाप्त कर दिए गए, लेकिन जो है एबोलिशन ऑफ प्रिवी काउंसिल जुरिडिक्शन एक्ट 1949 तो अभी भी लागू था। और फ्रेंड्स, संविधान सभा की आलोचना की अपन बात करें तो फ्रेंड्स, संविधान सभा की पहली आलोचना लोगों के द्वारा की जा रही है कि यह प्रतिनिधि निकाय नहीं थी। आलोचक कह रहे हैं कि संविधान सभा जो है प्रतिनिधि निकाय नहीं थी क्योंकि इसके सदस्य जो थे उनका चुनाव भारत के लोगों द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं हुआ। फिर दूसरी आलोचना की कह रहे हैं कि संप्रभुता का अभाव था, यानी भारतीय संविधान सभा जो थी वो एक संप्रभु निकाय नहीं थी। क्यों? क्योंकि इसका निर्माण ब्रिटिश सरकार के प्रस्ताव के आधार पर हुआ था। यानी कि ब्रिटिश सरकार ने प्रस्ताव लाया कैबिनेट मिशन योजना 1946 में और उसी के आधार पर जो है संविधान सभा का निर्माण हुआ, इसलिए संप्रभुता का अभाव की भी आलोचक इसमें बात कर रहे हैं। तीसरी कह रहे हैं कि यह समय की बर्बादी थी। ये कह रहे हैं कि संविधान सभा ने संविधान को निर्माण करने के लिए बहुत ही ज़्यादा समय 2 साल 11 माह 18 दिन आप सोच सकते हैं, तो इसी की बात करें लगभग 3 साल की या लगभग 3 साल का यह समय हो गया है, तो इसलिए कह रहे हैं कि यह समय की बर्बादी थी क्योंकि उन्होंने ज़्यादा समय इसको ले लिया निर्माण करने में। फिर कांग्रेस के प्रभुत्व की बात कर रहा है कि संविधान सभा में जो है कांग्रेस के सबसे ज़्यादा लोग शामिल थे और ग्रेनवेल ऑस्टिन तो यहाँ तक कहते हैं कि संविधान सभा एक दलीय देश का एक दलीय निकाय है, साथ ही कांग्रेस और कांग्रेसी भारत है। यानी कि ग्रेनवेल ऑस्टिन तो यह कहते हैं कि संविधान सभा जो है वो एक दलीय देश है, एक दलीय देश का एक दलीय निकाय, यानी संविधान सभा में सबसे ज़्यादा लोग कांग्रेस से संबंधित थे और कांग्रेस ही सभा है और कांग्रेस ही भारत है। फिर कह रहा है कि वकील और राजनीतिज्ञों का उसमें प्रभुत्व था। यानी कि ये कह रहा है कि संविधान सभा में वकील और नेताओं का बोलबाला था और उन्होंने कहा कि समाज के अन्य वर्गों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिला। यानी कि वकील और राजनीतिज्ञ जो लोग थे वो संविधान सभा में ज़्यादा शामिल थे और अन्य जो वर्ग से संबंधित लोग थे वो उसमें शामिल कम थे। फिर कह रहा है कि हिंदुओं का भी इसमें ज़्यादा प्रभुत्व था। लॉर्ड विस्काउंट ने इसे हिंदुओं का निकाय कहा। तो फ्रेंड्स, ये थी संविधान सभा की कुछ आलोचनाएं। फिर भारत के संविधान सभा में 31 दिसंबर 1947 तक कौन कौन से राज्य शामिल थे तो उसी की बात कर रहा है। तो ये इसमें कुछ चार्ट दे रखा है जिसमें संयुक्त प्रांत से सबसे ज़्यादा सीटें थी और 55 सदस्य जो थे संविधान में, संविधान जो सभा थी उसमें संयुक्त प्रांत से 55 सदस्य लोग शामिल थे। और फ्रेंड्स, नेक्स्ट ये कह रहा है कि भारतीय रियासत जो थी वो कौन कौन सी रियासतें उसमें शामिल थी और कौन सी रियासतों की कितनी कितनी सीटें थी तो उसी के बारे में बात कर रहा है। तो फ्रेंड्स, ये है अपने संविधान का निर्माण के कुछ विशेषताएं और कुछ इसमें आवश्यक तथ्य भी बताए गए हैं, यानी इम्पोर्टेंट फैक्ट की अपन बात करें तो ये कह रहा है कि संविधान सभा द्वारा हाथी को मुहर के रूप में अपनाया। यानी कि संविधान सभा की मुहर सील कौन सी थी तो वो थी हाथी के चित्र वाली सील थी। नेक्स्ट कह रहा है कि BN राव को संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। यानी कि यह कह रहा है कि जो BN राव थे उनको संविधान सभा के लिए संवैधानिक सलाहकार बनाया गया। नेक्स्ट कह रहा है कि HVR अयंगर को संविधान सभा का सचिव नियुक्त किया गया। यानी संविधान सभा के सचिव कौन थे तो वो थे HVR अयंगर और संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे तो वो थे BN राव। फिर कह रहा है कि LN मुखर्जी को संविधान सभा का चीफ ड्राफ्टमैन नियुक्त किया गया और प्रेम बिहारी नारायण रायजादा को भारतीय संविधान के प्रमुख सुलेखक के रूप में
भी जाना जाता शुल्क के रूप में जाना जाता है। और मूल संविधान का इटैलिक शैली में उनके द्वारा हस्तलिखित किया गया। यानी कि प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जो थे वो भारतीय संविधान के कैलीग्राफर थे। नेक्स्ट कह रहा है कि मूल संस्करण का सौंदर्यीकरण और सजावट शांति निकेतन के कलाकारों ने किया। यानी कि ये कह रहा है कि जो भारतीय संविधान की जो मूल प्रति है उसका जो सजावट की गई वो शांति निकेतन के कलाकारों ने की थी, जिसमें नंदलाल बोस और बिहुर राम मनोहर सिन्हा शामिल थे। यानी कि नंदलाल बोस और बिहुर राम मनोहर सिन्हा उसके जो शांति निकेतन के कलाकार थे वो उसमें मुख्य शामिल थे। फिर क्या है कि मूल प्रस्तावना को प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा हस्तलिखित और बिहुवर राम मनोहर सिन्हा द्वारा ज्यामितीय सौंदर्यीकृत एवं अलंकृत किया गया। और नेक्स्ट कह रहा है कि मूल संविधान के हिंदी संस्करण का सुलेखन वसंत कृष्ण वैद्य द्वारा किया गया, जिसे नंदलाल बोस ने सुंदर ढंग से अलंकृत और ज्यामितीय किया। तो फ्रेंड्स ये थे अपने संविधान का निर्माण का दूसरा चैप्टर लक्ष्मीकांत पॉलिटी बुक का। तो फ्रेंड्स अब मिलेंगे अपन नेक्स्ट चैप्टर में, जिसका कि नाम है संविधान की प्रमुख विशेषताएं, सैलिएंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो फ्रेंड्स आज की आपको वीडियो कैसी लगी, संविधान का निर्माण कैसे कैसे हुआ, उसकी क्या विशेषताएं, खैर विशेषताओं की अपन अगले चैप्टर में बात करेंगे, लेकिन संविधान का निर्माण कैसे हुआ और संविधान की जो सभा थी उसकी क्या क्या आलोचनाएं लोगों ने की, तो इसके बारे में आपने कितना कुछ सीखा। तो फ्रेंड्स अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, थैंक यू एंड वंदे मातरम।